Good morning, everyone. Good morning again. We were on our chapter number 3 of history and empire across 3 continents. जिसमें briefly बहुत कुछ अपने लोगों ने कर लिया था about this Roman Empire, where we saw क्या क्या इसकी developmental phases थी, किस किस चीज में बहुत अच्छा था, कहाँ पे warfare होती थी, languages कैसी थी, what was their culture and all these kind of things. And in our previous class, we started with the topic of slaves, where we did few of the things about the slave. It was actually deep rooted in ancient Roman time. और जब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी को एज अ मेन रिलीजन मान लिया, तभी भी क्या हुआ कि these people did not say that we should remove slavery or anything of that sort. उसके बाद हमने देखा है कि बहुत ज्यादा slaves हो गए हैं, बहुत ज्यादा slaves थे. It was considered कि ऑगस्टस के अंदर 3 million जो हैं slaves थे of the total population of 7.5 million. So almost we can say approximately half of the जो population थी was actually of the slaves. अब जो रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स थे उन्होंने बोला था ये लैंड लॉर्ड्स वगैरह को, लैंड ओनर्स को, कि आप है ना हमेशा क्या किया करो, एक्स्ट्रा में अपने ये रखा करो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि स्लेव्स अगर हैं आपके पास तो वो काम में लग सके, और अगर मतलब यू हैव प्रॉपर इक्विपमेंट्स विद यू सो दैट इफ यू वांट टू यूज द स्लेव्स यू कैन यूज देम नाइसली एंड दे विल नॉट बी लेफ्ट वेकेंट. उसके बाद बहुत चीजें और की थी कि भाई उनको एक साथ काम पे मत लगाओ, मलेरिया या ऐसी डिजीज हो जाएगी तो अपने लोगों की प्रॉब्लम हो जाएगी. देन नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि ग्रेजुअली जो है स्लेव थोड़े महंगे हो गए थे. व्हाई? बिकॉज लड़ाई तो हो नहीं रही थी और तो स्लेव्स ऐसे आ नहीं रहे थे, तो इन्होंने स्लेव ब्रीडिंग की थी, जिसमें ये कोशिश की थी कि जो स्लेव विमेन है और स्लेव कपल है वो लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें, ताकि क्या ज्यादा स्लेव्स प्रोड्यूस होंगे. और उनको ये लगता था कि स्लेव्स अब जो है वो कहीं ना कहीं महंगे हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लेबर, क्योंकि नॉर्मल लेबर से तो जब मर्जी जब काम करवाओ पैसे दो एंड यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर पर्सन. पर स्लेव्स अगर है तो आपको उनको अपने साथ रखना है, उनके खाने पीने का, कपड़े का, हर चीज का ध्यान रखना है. तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो थोड़े महंगे पड़ जाते थे. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लेव्स का नंबर कम हो गया था. इनिशियली भी इटली में सबसे ज्यादा था, बाकी जगह थोड़ा ही था, पर लेटर ऑन विद द टाइम और रिड्यूस हो गए थे नंबर ऑफ स्लेव्स. तो अपने पास अगेन इंसिडेंट है कि लैंड ओनर्स जो हैं वो लोग अब मूव कर रहे थे टुवर्ड्स हायरिंग दी लेबरर्स इंस्टेड ऑफ स्लेव्स. और ये भी हमने पढ़ा था कि कभी कभी स्लेव्स अगर बहुत अच्छे होते थे और ऑनेस्ट होते थे तो उनके जो मालिक है वो उनको फ्री कर देते थे, जिनको फ्रीडमैन बोलते हैं. तो उनको या तो अपने काम में एज मैनेजर बना देते थे, नहीं तो उनको कुछ काम के सपोर्ट में रख देते थे. Now, what else happened after this was कि स्लेव्स और वर्कर्स हैं इनको काम कैसे करवाते थे. ये भी अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से काम करवाते थे. जनरली ये लोग सोचते थे कि वर्कर्स को स्मॉल टीम्स या स्मॉल ग्रुप्स में अगर कर दे तो इनका सुपरविजन जो है वो इजी होगा, यानी कि ध्यान से देखना कि ये लोग कौन कितना काम कर रहा है. तो लाइक कैलिमेला जो है उन्होंने बोला कि स्क्वाड्स ऑफ 10 मतलब ग्रुप ऑफ 10 जो है वो एक अच्छा अप्रोप्रिएट नंबर है, क्योंकि हम इससे चेक कर सकते हैं. उन 10 लोगों पे नजर रखेंगे तो देखेंगे कि उनमें से कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से काम नहीं कर रहा है, और अकॉर्डिंगली आगे के डिसीजन ले सकते हैं. पर कुछ और लोग थे जैसे कि प्लिनी द एल्डर जो ऑथर थे फेमस एक राइटअप पे जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने ये बोला था कि स्लेव गैंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्स
मेथड है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। क्यों कि ये बोल रहे हैं कि वो जो स्लेव्स है ना, उनको पता है किस तरीके से काम करवाते थे। सबके जो लेग्स है, फीट है, उसके ऊपर चेन बांध देते थे, जैसे जंजीर जैसे बांध के उनको एक रो में जैसे रखते थे, तो सारे ताकि कंटिन्यूस काम करते रहे। तो इट वाज एक्चुअली वेरी बैड कंडीशन फॉर द स्लेव्स बिकॉज दे वर टाइड विद चेन्स एंड दे हैड टू वर्क एंड पीपल सुपरवाइज देम कि कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो इन्होंने जो प्लिनी है, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है कि कुछ फैक्ट्रीज जो थी अलेक्जेंड्रिया में, वहां पे ऐसे लगता था कितना भी सुपरवाइज कर लो पर वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब उनपे कंटिन्यूस जो ये लोग हैं यानी कि स्लेव्स या जिनसे काम करा रहे हैं, उनपे कंटिन्यूस नजर रखनी पड़ती थी कि कौन कितनी देर काम कर रहा है। और जो इनकी कंडीशंस थी दैट वर नॉट एक्चुअली गुड। इनको अलग से एप्रन्स पहनने पड़ते थे, मास्क पहनना पड़ता था, नेट विथ क्लोज मैश, मतलब एकदम छोटे छोटे नेट जैसे जो क्लोथ है वो पहन के जाते थे। और इमेजिन व्हेन दे यूज्ड टू गो बैक आफ्टर वर्क, तो उनको अपने सारे क्लोथ्स जो है टेक ऑफ करके दिखाना पड़ता था कि कहीं कुछ लेके तो नहीं जा रहे। यू नो मेनी ऑफ द बिगर फैक्ट्रीज एक्सेट्रा हैव दीज फ्यू चेकिंग थिंग्स एज पर ऑब्वियसली दे डोंट आस्क देम टू टेक ऑफ द क्लोथ्स, पर एक जैसे वो चेकिंग मशीन होती है जिसके थ्रू आप जब निकलते हो एंड इफ यू आर कैरिंग समथिंग तो दो बीप बीप बज जाती है, तो अपने को पता चल जाता है कि somebody is taking something from this place। तो उनका वो सिस्टम था कि वो स्लेव्स वगैरह जब जाते थे तो उनकी प्रॉपर चेकिंग होती थी। टेकिंग ऑफ क्लोथ्स का मतलब होता है प्रॉपर चेकिंग होती थी जब वो वापस जाते थे। व्हेन दे यूज्ड टू गो फ्रॉम देयर वर्क दे वर चेक प्रॉपर्ली एंड ऑब्वियसली पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती थी पूरा, और जब आते थे तब भी उनकी स्पेसिफिक अलग टाइप की क्या होती थी, क्लोथिंग सिस्टम होती थी। तो जो ये हम यही बोलेंगे कि स्लेव्स और वर्कर्स है, इनकी कंडीशंस जो है वो कोई खास नहीं थी यहाँ पे। और अगर देखिए एग्रीकल्चर लेबरर जो है इनकी भी हालत जो है वॉज नॉट गुड, कहीं ना कहीं इनसे भी बहुत ज्यादा काम करवाते थे। एंड हम बोल सकते हैं कि दीज पीपल ऑल्सो डिड नॉट हैव अ वेरी गुड लाइफ। इजिप्शियन पेजेंट्स, तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि ये जो इजिप्शियन पेजेंट्स है ना, इन्होंने तो बहुत बार विलेजेस को क्या कर दिया था, डेजर्ट कर दिया था। डेजर्ट का मतलब क्या है, बहुत बार जो विलेजेस है इनको ये लोग छोड़ के जाने लग गए थे, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क में जो है इसमें इनसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट और हार्ड वर्क करवाया जाता था एंड विच वाज वेरी वेरी टायरिंग। So these people left many of their villages and started moving on to the other areas because they wanted to avoid so much of hard work which the landowners wanted them to do. तो अब धीरे धीरे ऑब्वियसली जो ये रिच क्लासेस है, लैंड ओनर्स, ये लोग इसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। तो सॉल्यूशन क्या था कि अ लॉ ऑफ 398 उस पास जिसमें रेफर किया था कि वर्कर्स जो है उनको ब्रांड किया जाएगा, ताकि अगर वो भाग जाए कहीं से या कहीं से छुपने की कोशिश करे तो उनको पहचान लिया जाए। मतलब उनके ऊपर ब्रांडिंग होती थी, मे बी ऑफ सम लेटर और मे बी ऑफ सम साइन। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये पता चल जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर जो लेबर है ये यहाँ पे काम करता था और है ना ये यहाँ से भागा हुआ है या फिर ये छुपने की कोशिश कर रहा है, तो उनको वो वहां से पकड़ लेते थे। एग्रीमेंट होता था बिटवीन प्राइवेट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ डेट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी बहुत बार क्या होता है, ऑब्वियसली ये जो लोग है ये बहुत गरीब होते थे, तो इनको जब भी लोन की जरूरत होती थी तो ये जाते थे रिच लैंड ओनर्स के पास, और रिच लैंड ओनर्स जो है वो कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट जैसे एग्रीमेंट जैसे साइन करवाते, जिसमें ये बोलते थे कि क्योंकि आपने इतना डेट लिया है तो ऑब्वियसली हम आपके ऊपर टाइट कंट्रोल रखेंगे, आपको हमारे लिए इतना काम करना पड़ेगा, आप बिना बोले बिना जा नहीं सकते हैं कहीं, एंड सो ऑन, दैट यू बेसिकली हैव टू स्टे विद अस एंड यू विल हैव टू डू सो मच ऑफ वर्क। नाउ अर्ली सेकेंड सेंचुरी में राइटर्स बोल रहे थाउजेंड सरेंडर देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे वर फ्री। यानी अपने आप सोचो, जो फ्री है वो खुद ही उस चीज में जा रहा है, या तो लेबरर बनने या स्लेव बनने के लिए रेडी है। क्यों?
क्योंकि दे वर हैविंग वेरी पुअर कंडीशन, ऐसी हालत थी उनकी कि उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था। तो ऑब्वियसली टू सर्वाइव दे विल हैव टू टेक द लोन, और लोन लेने के लिए वो एग्री रहते थे कि कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, या फिर हम आपकी स्लेव भी बनने को तैयार है। They were ready for all these. Why? Because they wanted that we have to survive anyway, और इसके लिए अगर हमें सर्विट्यूड में भी जाना पड़े तो we don't have a problem. अब बहुत सारी जो पुअर फैमिलीज थी, दे वेंट इनटू डेट बॉन्डेज टू सर्वाइव, यानी पुअर फैमिलीज जो है, एज आई सेड कि वो लोग फाइनली इसमें चली जाती थी कि हमें डेट दो और हमें बॉन्डेड लेबर बनने के लिए तैयार है आपके लिए। उसके बाद क्या हुआ, एज पर अ रिसेंटली डिस्कवर्ड लेटर ऑफ ऑगस्टाइन, इतना भी मिला है कि बहुत बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सर्विट्यूड यानी बॉन्डेज लेबर में बेच देते थे फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स के लिए उनका बच्चा जो है और किसी लैंड ओनर के अंडर काम करता था, और इसके बदले में ऑब्वियसली लैंड ओनर कुछ पैसे देता था। वो तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फादर होता है उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है अपने बच्चों पे, तो ही इवन हैड द राइट टू सेल देम। तो इसमें जो बाकी एक और अपने को मिला है वो डॉक्यूमेंट, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ऑगस्टाइन है उनको पूछ रहे हैं कि बाकी मतलब डिस्कस कर रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर इस दौरान जब वो बच्चा सर्विट्यूड में है 25 इयर्स के, इस दौरान अगर उस बच्चे का फादर जो है डाइज, इफ द फादर डाइज, तो क्या उस बच्चे को कंटिन्यू वो करनी पड़ेगी स्लेवरी, या फिर और ज्यादा टाइम तक स्लेव रहेगा, यानी फ्री हो सकता है बॉन्डेड लेबर से एंड सो ऑन। मतलब ऐसी चीजें थी कि भाई बच्चे को भी वो लोग सर्विट्यूड में बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में सेल आउट कर देते थे फॉर 25 इयर्स। ऑब्वियसली उनकी कंडीशन बहुत खराब होती होगी, वो लोग भाई बहुत गरीब होते होंगे, तभी जाके ऐसी हालत हुई कि वो सोच रहे हैं इन बातों के बारे में कि भाई सेलिंग अ चाइल्ड एज अ बॉन्डेड लेबर। अब रूरल इनडेटनेस जो है इट वाज वेरी वेरी वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब क्या है, जो रूरल इनडेटेडनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी गरीबी, या हम बोल सकते हैं गांव में जो लोग लोन लेते थे उनका नंबर बहुत ज्यादा हो गया। तो अब जब लोन बहुत ज्यादा हो गया तो जैसे अपने भी बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि लोग जो है मनी लेंडर्स के खिलाफ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं। तो वहां पे भी एक जूइश रिवोल्ट हुआ था 66 सीई में, सीई मतलब कॉमन एरा में, जहाँ पे ऐसा अपने पास एविडेंस है कि बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, मनी लेंडर्स जो है उनके साथ जो बॉन्ड साइन किए थे, जिसमें उन्होंने उनसे पैसे लिए थे और बदले में बॉन्डेड लेबर बने थे, उसको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। द कॉमन पीपल स्टार्टेड डूइंग इट। उसके बाद अपने पास बहुत सारी और चीजें हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो किस हिसाब से होती थी। अब व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये जो लेबर है इनसे ये जो एग्रीकल्चर वर्क है इसके अलावा और भी बहुत काम करवाते थे। तो इतना हार्ड वर्क करवाते थे कि भाई दे यूज्ड टू मेक देम वर्क अ लॉट। So we have few examples, जैसे there was a person known as Anastasius, जिन्होंने एक सिटी बनाई थी दारा की in less than 3 weeks। इधर अपने को कुछ चीजें और समझने की जरूरत है कि हमेशा जो लेबर है ना वो फोर्सफुली नहीं उनको अपने मतलब लेबर फोर्सफुली नहीं बॉन्डेड लेबर में जाता था, या एज अ डेली वेज लेबरर या एज अ लेबरर जो है उसको फोर्सफुली ही नहीं लाया जाता था। कभी कभी वो अपनी मर्जी से भी आते थे। क्यों? क्योंकि अगर सैलरी बहुत ज्यादा दी जाए, जो कि जनरली कंस्ट्रक्शन वर्क में दी जाती थी, तो अगर बहुत ज्यादा हाई वेजेस दिए जाते थे तो ऑब्वियसली जो लेबर है वो उसकी तरफ क्या होते थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते थे। और बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते थे इन टर्म्स कि दे वर ऑलवेज रेडी टू वर्क because they were getting high wages, nobody forced them। और वो अपनी मर्जी से, जैसी न्यूज आती थी कि भाई वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो पर्टिकुलर जो भी बिल्डर है he is giving so much of money as wages, so people went themselves to become the labor of those areas। Now along with that what happened was that these labor तो हम बोल सकते हैं कि forcefully के साथ साथ
बिना मतलब विदाउट एनी फोर्स विलिंगली भी आते थे टू बिकम द लेबर. नाउ दिस ऑल वाज द importance of slaves and the workers in the Roman society, and what role did they play और उनकी life कैसी थी, and why were they important for the society and what were their roles. ये पूरा जो है वो is included in our topic of controlling the slaves and the workers, which we have completed. And now we are moving on to our next topic, which is social hierarchy. सोशल हेरार्की मतलब क्या होता है, सोसाइटी कैसे अरेंज थी. तो व्हेन आई से हाउ वाज द सोसाइटी अरेंज, आई मीन कि जो सोसाइटी थी उसमें कैसे डिवीजन था और क्या क्या सोशल स्टेटस थी. तो जैसे हम देखेंगे कि अपने इंडिया में भी वही हिंदूज में देखें कि ब्राह्मण थे, क्षत्रियास थे, वैश्य थे और शूद्रास थे, उस टाइप से इनकी सोसाइटी कैसे थी. या फिर हमने 9th में देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट थी, तो कैसे जो है डिविजन्स थी एट डिफरेंट लेवल्स. दैट इज व्हाट वी विल डू इन टर्म्स ऑफ सोशल हायरार्की, यानी सोशल अरेंजमेंट कैसे था ऑफ द रोमन एम्पायर. तो अगर स्पेसिफिकली देखिए, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं किसकी थी, वो थी सेनेटर्स की. रिपब्लिकन टाइम से ही हम देखेंगे कि ये जो सेनेटर्स थे इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, बिकॉज दे वर दी विच से समवॉट पॉलिटिकल लीडर्स हु टुक द इम्पोर्टेंट position or important, you can say, decisions for the people, and that is why these people enjoyed lot of importance in the social structure also. यानी कि सोसाइटी की जब डिवीजन है तो सबसे ऊपर हम लोग सेनेटर्स को ही मानते हैं. नेक्स्ट जो है अपने वो है नाइट्स. नाइट्स में अपने आ जाएंगे जो सोल्जर्स, मिलिट्री क्लास, वेल्दी मिलिट्री सर्विस वाले जो लोग हैं, वो वाले सारे जो लोग हैं उनको हम लोग नाइट्स बोलते हैं. यहाँ पे दूसरे भी टर्म्स दिए हुए हैं जैसे इक्विस्टोरियन, जो जनरली वेल्दी मिलिट्री क्लास होते थे. उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मिडिल क्लास में. जो मिडिल क्लास पीपल थे, दीज वर एक्चुअली द पीपल हु वर नीदर टू रिच नॉर टू पुअर, और इनको हम डिटेल में वी स्टडी. Then finally we had humiliers, यानी कहीं ना कहीं जो लेबरर्स और ये वर्कर्स है ये वाले, एंड लास्ट ऑफ ऑल एज वेरी यू कैन से ऑब्वियस स्लेव्स थे. तो ये जो बेसिक डिवीजन था दिस वाज समवेयर सोसाइटी के बेसिस पे तो था, पर अगर ध्यान से देखो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं इट वाज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ मनी. यानी वेल्थ ऑल्सो प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस. बट वो वी कैन से कि जब हम इनिशियली जब बात करते हैं तो इनिशियली जो सोशल स्टेटस था वो डिवाइडेड था अकॉर्डिंग टू द रिपब्लिकन टाइम्स. यानी जब यहाँ पे रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी तो लोग किस तरीके से किस सेक्शन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. भाई जैसे ब्राह्मण्स को देते थे इन टर्म्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि जब एंशिएंट इंडिया की बात थी तो ब्राह्मण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थे. और उसके बाद चाहे उनकी इम्पोर्टेंस इन अदर टर्म्स कम हो गई थी, पर हम ओवरऑल तो यही बोलते थे कि जो अगर सोसाइटी में सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो ब्राह्मण्स की है, ऐसे इनके भी सेनेटर्स की थी. अब इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा कैसे विद टाइम चेंज हो गया, दैट इज व्हाट वी विल डू. तो वी विल नोटिस कि अर्ली 3rd सेंचुरी में ये जो सेनेटर्स थे दे नंबर ओनली 1000, और ज्यादातर जो थे इनके वो इटालियन फैमिलीज से थे. अब हमने जब भी जितनी बार भी पढ़ा हमने देखा मेनली है ना इटली पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने देखा था रोमन एम्पायर का मेन स्टार्टिंग जो रोम हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं इटली में ही था. तो और फिर हमने स्लेव्स वाले टाइम भी पढ़ा था कि ज्यादातर जो है स्लेव्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ था, इटली में था. वैसे ही जब हम सेनेटर्स की बात करते हैं तो हाफ ऑफ द सेनेट जो पूरे हमारे रोमन एम्पायर के थे, हाफ जो है वो इटालियन फैमिलीज के ही थे. फिर धीरे धीरे अर्ली पार्ट ऑफ 4th सेंचुरी में क्या हुआ
इन द रेन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जो कि एम्परर थे, जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं जो हमारे सेनेटर्स और हम बोलते हैं इक्विटीज थे, जो ये लोग थे, ये कहीं ना कहीं मर्ज इनटू अ यूनिफाइड एंड एक्सपैंडेड एरिस्टोक्रेसी। यानी ये धीरे धीरे क्या हो गए, ऑलमोस्ट ऐसे लगता था एक ही यूनिट है, क्योंकि सेनेटर्स जो ठीक है पॉलिटिकल हेड्स थे, और बट always remember these were also the people who were very rich and थोड़े बहुत एरिस्टोक्रेसी से रिलेटेड ही थे। और जो अपना इक्वेस्टोरियन, ये जो हम बोलेंगे इक्वेस्ट्रियन वाले ग्रुप थे, these were also people who were military one and somewhat related to aristocracy only। इनकी हाफ ऑफ द फैमिलीज जो थी अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन से थी, बिकॉज वी नो अफ्रीकन एम्पायर भी जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, इंपॉर्टेंट हो गए थे, और ईस्टर्न ओरिजिन भी जो है अपनी ईस्टर्न साइड जो है वहां के भी बहुत लोग अब जो पार्ट हो गए थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो स्लोली गेनिंग इम्पोर्टेंस। हमने पढ़ा था कि सेनेटर्स धीरे धीरे इंपॉर्टेंस उनकी कम हो रही थी और मिलिट्री ग्रुप की बढ़ रही थी, तो ये चेंजेस आ रहे थे ग्रेजुअली विद टाइम। नाउ ये जो है ये सुप्रीमली वेल्दी पीपल थे, बट लेस पावरफुल थे देन द प्योरली मिलिट्री एलीट्स। यानी अब देखो, ये जो है सुप्रीमली वेल्दी हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं जो इनका पावर है वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि जो मिलिट्री एलाइट्स थे उनका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगेन यू हैव टू लिंक इट। आई टोल्ड यू पहले सेनेटर्स जो थ्री पिलर्स थे रोमन एम्पायर के, एम्परर, द सेनेट एंड द मिलिट्री। फिर हमने देखा धीरे धीरे क्या होने लग गया कि सेनेटर्स की पावर कम होने लग गई और मिलिट्री की बढ़ने लग गई, क्योंकि एम्प्रेस चाहते थे कि मिलिट्री जो है वो हमेशा उनके सपोर्ट में रहे और सेनेटर्स जो है कहीं वो पावर वापस से एम्परर के हाथ से ना ले लें। इसीलिए धीरे धीरे सेनेटर्स की पावर कम हो रही थी और जो मिलिट्री एलीट्स है इनकी पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। यानी सोशल हायरार्की है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब जो मिडिल क्लास है, दीज वर पीपल कनेक्टेड विद इंपीरियलिस्ट सर्विसेज इन ब्यूरोक्रेसी एंड फ्यू आल्सो इन आर्मी, जिसमें भी हमने ये पढ़ा था कि जो रोमन एम्पायर के एम्परर्स है, अब वो जो पहले जो उनकी प्रोविंशियल एरिया थी वहां से भी लोगों को अपनी आर्मी में डाल रहे थे। सिर्फ पहले एक ही एरिया से थे, बाद में आसपास के एरिया से भी क्या कर रहे थे, लोगों को अपनी आर्मी में डाल रहे थे, ब्यूरोक्रेसी में डाल रहे थे। यानी जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसमें भी वो कोशिश कर रहे थे नए लोगों को लाने की, और ये नए लोग थे जो मिडिल क्लास का हम बोलेंगे कैटेगरी फॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा जो मोर प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स थे, क्योंकि इनकी ट्रेड भी बहुत अच्छी थी, और फार्मर्स भी धीरे धीरे जो बड़े लैंड ओनर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो भी धीरे धीरे रिच हो रहे थे और इनकी भी जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट हो रही थी। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है और डिपेंडेंस है स्टेट पे, ये बेसिकली इन फैमिलीज पे ही डिपेंड करती थी, बिकॉज गवर्नमेंट समहाउ रिलेटेड ऑन दीज पीपल। व्हाई? बिकॉज दे वर द ब्यूरोक्रेट्स एंड द आर्मी पीपल एंड जो प्रॉस्पेरस मर्चेंट्स और फार्मर्स है, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट डिपेंड करती थी फॉर मेनी थिंग्स, एंड दे wanted कि these people should always be in the support of the government। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट है जो जिनको हम बोलते हैं ह्यूमी लॉर्ड्स, पर एक्चुअली द लोअर सोसाइटी जिसको हम बोल सकते हैं। दीज पीपल वर नॉट दैट रिच, ऑब्वियसली दैट इज व्हाई दीज पीपल वर नॉट यू कैन से डिड नॉट कम इन द मिडिल और द अपर क्लास। इनको लोअर क्लासेस बोला जाता था। इनमें जनरली होते थे रूरल लेबर फोर्स होते थे, इसमें होते थे वो लोग जिनको एम्प्लॉय किया जाता था लार्ज स्टेट्स में। इंडस्ट्रीज और माइनिंग में जो वर्कर्स होते थे वो भी इसी ग्रुप में आ जाते थे, और कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो बेसिकली ग्रेन या ऑलिव हार्वेस्ट के टाइम काम करते थे, या इंडस्ट्री के टाइम। मतलब जो बाकी लेबर और जो इतने रिच फार्मर्स नहीं है, बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स और ये सारे लोग जो है ये इस ग्रुप में आते थे। और ये जो लोग हैं दे वर ऑब्वियसली द पीपल हु बिलोंग्स टू द लोअर सोसाइटी, बिकॉज नीदर दे हैड मनी नॉट दे हैड द पावर इन द गवर्नमेंट। और जो उसके बाद जो अपना लास्ट सेक्शन है वो अपने को पता ही है, आर द पीपल हु आर एक्चुअली द
स्लेव लेबर्स, क्योंकि स्लेव लेबर है वो ही है जिनके पास कहीं से कोई राइट नहीं है। लोअर क्लास और स्लेव्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता था, फर्क तो होता था बट इट वाज नॉट दैट टू बिग। तो लोअर कास्ट वर पीपल हु वर समवेयर यू कैन से did not actually you can say were not bought by the people, they had certain kind of little bit of freedom जो कि slave वाले time पे नहीं था। Okay, so if we talk in terms of their social hierarchy, we can broadly divide these people into the senators, knights, the middle class, the humiliors and the slaves. So today we will do only till this much, and tomorrow we will continue with this. And if you have any problem, we'll clear it out. So we'll meet now with the next topic in the next class.